आओ विशाखा, इधर इधर आराम से आओ, सीधे आओ। नहीं नहीं, आगे आगे आगे, इधर आगे बैठो। हाँ यहाँ बैठो। क्या बात है, आज बड़ी प्रसन्न लग रही हो विशाखा। हाँ शिव, आज आनंद से मिलकर इतने दिनों बाद बहुत अच्छा लगा। जानते हो, उसने मुझे फौजी जीवन के बारे में बहुत सी बातें बताई। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा है। उसने अपनी आंखों के सामने बम फटते देखा है और आग में लिपटे हुए विमानों को सभी से टकराते हुए देखा है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में हलचल सी पैदा हो गई है शिव। तो क्या कोई नया विचार आ रहा है तुम्हें? हाँ, मैं युद्ध की भूमिका पर एक नया उपन्यास लिखना चाहती हूँ। मिलिट्री हॉस्पिटल के इस नर्स के जीवन पर एकदम नया उपन्यास। पर तुमने ना तो कभी युद्ध देखा है और ना ही मिलिट्री हॉस्पिटल। अरे तुम कैसे लिखा पाओगी? अरे मैं पूरा दृश्य आनंद से सुनूंगी। जानते हो, वो सुनाता बहुत अच्छा है। उसकी बात में एक आहट है, एक एहसास है। उससे मैं पूरा दृश्य सुनूंगी और देखना, बिल्कुल नया उपन्यास लिखूंगी। और वो उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में नई जमीन तोड़ेगा। हाँ विशाखा, तुम ये नया उपन्यास जरूर लिखाना। अगर मुझे तुम्हारे पास घंटों बैठना पड़े तो भी मैं बैठूंगा। मेरा कवि तो अब सूख गया, मेरा गला तो अब सूख गया, पर जब तुम लिखाती हो ना विशाखा, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी जी रहा हूँ। तुम ये नया उपन्यास जरूर लिखाना। हाँ शिव, लिखवाऊंगी। पहले ये जो उपन्यास हाथ में है, इसे पूरा कर देते हैं। थोड़ा ही बचा है ना? हाँ, इस उपन्यास को इसी हफ्ते पूरा करा दो। अरे तुम्हारे पाठक इस नए उपन्यास की आंखें बिछाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने ही तो पत्र मैं तुम्हें रोज पढ़ के सुनाता हूँ, उसे इसी सप्ताह पूरा करा दो। ठीक है शिव। शिव, तुमने मुझे जीवित रखा, मेरी आत्मा को जीवित रखा। तुमने अपने कवि को समर्पित कर दिया और अपने कंठ के अवरुद्ध हुए और मुझ अंधी की लाठी बन बैठे। शिव, तुमने मेरी व्यथा सहस्त्र लोगों तक पहुंचाई और मैं अभागिन तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सकी। तुम्हें एक कप चाय भी बना के पिला ना सकी। तुम्हारे कोट में एक बटन भी, और तुम्हारा सूनापन, तुम्हारे आंगन का सूनापन भी दूर ना कर सकी। शिव, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी के रूप में मैं एक निरर्थक जीवन जी रही हूँ। तुम्हारी तपस्या का एक एक क्षण मुझ पर उपकार का बोझ बनता जा रहा है शिव। विशाखा, तुमने फिर ऐसी बातें कहना आरंभ कर दिया। तुम्हें पता है ना, मैं अब अपना पूरा जीवन तुम में लीन कर चुका हूँ। अरे मैं अब अलग कोई अस्तित्व नहीं हूँ। शिव, अब मैं कीर्ति की भूखी नहीं, सम्मान और रुपयों की भी भूखी नहीं। अब मेरी बस एक ही कामना है, मुझे मेरी आंखें मिल जाए, मुझे मेरी दृष्टि वापस मिल जाए और मैं तुम्हें देख सकूं शिव। तुमने जो मेरे लिए सब किया है उन्हें देख सकूं। और तुम कहते हो ना, वो तुमने कश्मीरी गुलाब लगाए हैं मेरे लिए, उन्हें एक बार देख सकूं शिव। तो तुम देख सकोगे विशाखा, विश्वास रखो, तुम्हारी आंखें लौट आएंगी। कब शिव, कब? अच्छा, आज कुछ लिखाओगी नहीं? पता है प्रकाशक कितना चिल्ला रहा है, रोज मुझे फोन करता है। अच्छा, लिखवाती हूँ। बताओ, सुबह कहाँ तक लिखवाया था? हाँ, मैं बताता हूँ। सुनो, जो सुबह लिखवाया था, आराम से। हाँ, नहीं रीटा, मैं पापी नहीं हूँ। हाँ। यदि उसने मेरे गले में बाहें डाली, यदि उसने मेरे बालों को सहलाया, यदि उसने मेरी ओर आमंत्रणा भरी आंखों से देखा, उसके बाद मैंने जो कुछ किया अपने शरीर के आग्रह से। हाँ, याद आ रहा है। एक बार वो आखिरी वाक्य पढ़ो तो।
हाँ, आखिरी वाला। हाँ। इसलिए रीटा उस क्षण में जानवर था, इस क्षण में मनुष्य हूँ। मनुष्य की पूरी जिंदगी को मनुष्य की जिंदगी या उसकी पूरी जिंदगी को जानवर की जिंदगी समझने वाले धोखा खाते हैं। आदमी के हर क्षण का हिसाब होना चाहिए। हाँ हाँ, आगे लिखो। बताओ। नहीं चेतन, मनुष्य के हर क्षण का हिसाब नहीं रखा जा सकता। यदि ऐसा होगा तो ना वो किसी से प्रेम कर सकेगा और ना ही घृणा। हिसाब तो क्षण बीतने के बाद रखा जाता है। चेतन, जीवन एक प्रवाह है जिसमें हम केवल अपनी नाव डाल देते हैं। समय के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। सब बहते हैं, सब बहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे। हाँ हाँ, आगे लिखो। रीटा ने चेतन की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे आंसू सूख गए थे। वो कोई बात कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। रीटा ने आगे बढ़कर चेतन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। ठंडा, बिल्कुल ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा। रीटा को चेतन के स्पर्श से धक्का लगा। उसने अपना हाथ खींच लिया। शिव, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तुम रुक क्यों गई? आज कुछ मन नहीं कर रहा शिव। अच्छा, वो मंजू बता रही थी शहर में अंधे बच्चों के लिए एक विद्यालय खुल रहा है। हाँ, खुल तो रहा है। शिव, फिर तो चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा होगा। हाँ, जरूर हो रहा होगा। शिव, मैं भी उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ दान करना चाहती हूँ शिव। अरे ठीक है, दे देना। अरे भाई 150 रुपए तो दिए ही जा सकते हैं। 150 रुपए? शिव, इससे ज्यादा तो हम गणेश उत्सव में दे देते हैं। नहीं शिव, मुझे लगता है हमें कम से कम 20,000 रुपए दान देने चाहिए। शिव, तुम अंधों की व्यथा को नहीं समझ पाओगे। अंधापन एक शाश्वत अंधेपन का नाम है। अंधापन पर विशाखा, इतना रुपया आएगा कहाँ से? 20,000 रुपए? हाँ, मेरी रॉयल्टी से। मैं अपनी इस नए उपन्यास की पूरी रॉयल्टी उस संस्था को दे देना चाहती हूँ। पूरी रॉयल्टी? हाँ शिव, एक एक पाई। शिव, इस समय मैं ही एक ऐसी अंधी हूँ जिसके पास थोड़ा सा रुपया है। अगर मैंने भी अपना हाथ खींच लिया तो उन बेचारे बच्चों का क्या होगा? ठीक है विशाखा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारे इस नए उपन्यास की पूरी रॉयल्टी उस अंधों की संस्था को दे दी जाएगी। अरे लेकिन पहले उपन्यास तो पूरा कराओ। हाँ शिव, जरूर पूरा करा दूंगी। तुम कितने अच्छे हो शिव, मेरी कोई बात नहीं टालते। अब देखना, 4 दिन में मैं ये कोई आया क्या? कौन है बाहर? मंजू है। मंजू घर नहीं गई? शिव, तुम इससे बहुत काम लेते हो, अब इसे घर जाने दो। घर तो मैं हो आई हूँ। चलिए आपकी आंखों में दवा डाल दूँ, ध्यान से। हाँ शिव, वो अंध विद्यालय को 20,000 का चेक देना ना भूलना। हाँ। और आज तो रेडियो पर मेरी वार्ता भी आने वाली है ना? हाँ, वार्ता में अभी देर है। आई है? हाँ। कितने बजे आएगी? अभी देर है। आइए आपकी आंखों में दवा भी डाल दूँ। मंजू, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो मंजू। 20,000 रुपए अंधों की संस्था को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, हाँ गोयल साहब, शिवराज। हाँ, वो कोठी का सौदा कल ही तय कर दीजिए। हाँ, अगर 35,000 मांगता है दे लीजिए कल ही। हाँ, आपका एडवांस आके ले जाइए। हाँ देखिए, मैं और भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ शेयर्स में। हाँ ठीक है, आप कल से मिलिए। हाँ, घर पे ही। ठीक है, हाँ ओके।
डालती दवा। हाँ। देखो मंजू, यहाँ ना बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है, तो तुम बच के रहना। तुमसे अधिक खतरनाक नहीं शिव, तुम बहुत खतरनाक हो। आखिर किताबें विशाखा के नाम से छपती, तब भी तो रुपया तुम्हें ही मिलता, पर रुपयों के साथ नाम कमाने की धुन पता नहीं कहां से सवार हो गई है तुमने। जानती हो तुम, आदमी जब एक क्षण के मोह में फंस जाता है ना, वो फंसता ही चला जाता है। मैं कवि था, लेकिन मेरा कवि इतना साधारण था कि मैं कभी अपने भारतीय प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन प्रसिद्धि की लालसा मेरे मन में बचपन से थी, मैंने हमेशा उसके सपने देखे। विशाखा का पहला उपन्यास उसकी अंधी होने की समय लगभग पूरा हुआ, और उस क्षण मैं अपने मुंह को नहीं रोक सका। अरे मुझे क्या पता था कि उसके पहले ही उपन्यास का इतना स्वागत होगा। उसके एक साल में 4 संस्करण निकले, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए, हर जगह उसकी चर्चा हुई, पैसा बरस गया, और रातों ही रात मैं हिंदी का सर्वश्रेष्ठ लेखक बन गया। उसके बाद तो लौटने का सवाल ही नहीं था मंजू। अंधी विशाखा मेरे लिए सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो तुम जानती हो। पर ये सब कब तक चलेगा शिव? चलेगा, विशाखा का कभी इलाज होगा, वरना कभी उसकी आंखें ठीक होंगी। अंधा पीछेगा। पर मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। अभी जैसा चल रहा है उसमें भी क्या बुराई है मंजू? मुझे स्थायित्व चाहिए, मैं सम्मान पूर्वक जीना चाहती हूँ। मुझे इन सबसे घृणा होते जा रही है शिव। छोड़ मंजू, वार्ता का समय हो रहा है। विशाखा को ले आओ, मैं टेप तैयार कर दूं। ठीक है। जाओ। यह आकाशवाणी है। अभी आप सितार पर एक धुन सुन रहे थे। वादक कलाकार थे पंडित रविशंकर। अब हमारे विशेष साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्री मार्तंड द्वारा प्रसिद्ध लेखिका विशाखा की औपन्यासिक कृतियों पर एक विशेष वार्ता। मार्तंडे जी, मैं पूछना चाहूंगी कि आपका क्या विचार है विशाखा के उपन्यासों पर? जब आप उनके उपन्यास पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? मेरा ऐसा मानना है कि आज के उपन्यास साहित्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमारा ध्यान बस यदि किसी की कृतियों पर पड़ता है तो वह विशाखा के उपन्यासों पर। पिछले 20 वर्षों में मनुष्य मन का, उसके यथार्थ का और उसके परिवेश का यदि सच्चे अर्थों में कहीं विश्लेषण हुआ तो वह विशाखा के उपन्यासों में। विशाखा के उपन्यास साहित्य